जैसे टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा थे, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, लेकिन उन्होंने काफी पैसे डोनेट कर दिए और 20 सालों तक किसी को पता नहीं चला कितने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स कौन बनवा रहा है। इयान चैपलिन के किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि ग्रैटिट्यूड डायरी रखने से बिना जरूरत के लग्जरी सामान खरीदने के डिजायर में कमी आती है और डोनेशन करने में 60% की ग्रोथ होती है। थ्रेडअप की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में जितने लोगों ने अपना ना यूज होने वाला सेकंड हैंड लग्जरी सामान सेल किया था, उसका 50% सिर्फ एक साल में ही सेल कर दिया। कई बर्गर वाले बर्गर किंग से अच्छा बर्गर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बर्गर किंग कंपनी उनसे ज्यादा पैसे कमा रही है। इसका सिंपल रीजन यही है कि दूसरे लोग सिर्फ बर्गर बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि बर्गर किंग कंपनी अपनी इंडस्ट्री की टॉप 5-6 डिमांडिंग स्किल्स जैसे टेस्टी बर्गर, अलग अलग वैरायटी के बर्गर, सिटिंग अरेंजमेंट, अच्छी सर्विस और फास्ट मेकिंग में टॉप 20% में से एक है। दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने बर्कशायर हाथवे में CEO की पोजीशन पर अपने 52 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसों को लगभग 2 मिलियन % का रिटर्न दिलवाया है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर के बारे में, जिसे स्टीवन बार्टलेट ने लिखा है। ज्यादातर लोगों के दुखी और गरीब होने का रीजन ये है कि हम गलत चीजों का पीछा करते हैं और गलत सवाल पूछते हैं। इसलिए ये रुकने का टाइम है और उस बेसिक सोशल स्ट्रक्चर पर फिर से सोचने का टाइम है जिस पर हमारी लाइफ बस चलती जा रही है। 18 साल की एज में ऑथर ने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। वो गरीब फैमिली बैकग्राउंड से आते थे और कोई खास स्किल भी नहीं थी। उस टाइम उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं 25 साल की उम्र तक हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर बनना चाहता हूँ। 25 साल की एज में वो $300 मिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन का बिजनेस चला रहे थे और एक मिलियनेयर बन चुके थे। ऑथर कहते हैं कि हैरानी की बात यह है कि जो कुछ भी मैंने सोचा था उसे हासिल करने पर मुझे पता चला कि मैं लगभग हर चीज में गलत था। दुनिया ने मुझसे पैसों, खुशी और सक्सेस के बारे में झूठ बोला था कि एक बार तुम इतने पैसे कमा लो फिर खुश रहने लगोगे, या खुश रहने पर ध्यान दो, पैसों की जरूरत फील नहीं होगी, जबकि रियलिटी इससे काफी अलग थी। इस बुक में वो खुशी के बारे में इसी तरह के फेमस और अनसुने झूठ को खत्म करने और उन्हें साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक से बदलने के बारे में सिखाते हैं जो आपको रियलिटी में फुलफिल लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर इस बुक के सभी एस्पेक्ट को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खुशी की शुरुआत सेल्फ वर्थ से होती है। कुछ दिनों पहले मैं वर्ल्ड फेमस थेरेपिस्ट मरीसा पियर का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा, अपने थेरेपिस्ट के 33 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने लंबे टाइम से दुखी मूवी स्टार से लेकर टेंशन में रहने वाले ओलंपिक एथलीट्स, डिप्रेस्ड स्कूल टीचर्स और टेंशन की वजह से नशे की लत वाले लोगों तक सभी के साथ काम किया है और उन सभी की प्रॉब्लम एक ही है, वो भरोसा नहीं करते कि वो इनफ है। उन्होंने आगे बताया कि जब कोई जानता है कि वो इनफ है तो ऐसा इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोलता। ये जानना कि आप इनफ हैं अपनी सेल्फ वैल्यूज को रियलाइज करने की तरह है कि आप सच में क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। ये हमें अपनी आज की सिचुएशन से भी अच्छी और बड़ी चीजों को पाने के लिए अंदर से मोटिवेट करता है। इसमें हमें हार या जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस हमें वो काम करने में मजा आता है। बल्कि हम हारने पर भी उतने ही खुश होते हैं जितने जीतने पर। लेकिन जो लोग बिना इसे रियलाइज किए बस चीजों को पाने के पीछे भागते रहते हैं, वो एक टाइम के बाद डिप्रेस्ड और दुखी होने लगते हैं। हम हर चीज को 2 रीजन से पाने की कोशिश करते हैं। पहला ये फील करने के लिए कि हम उसके लायक हैं और दूसरा इसलिए कि उसकी जरूरत है। जब आप इस फीलिंग के साथ कुछ पाने की कोशिश करते हैं कि आप उसके लायक हैं तो हम अपने पूरे पोटेंशियल का यूज करके अपना बेस्ट देते हैं। फिर बाद में चाहे सक्सेसफुल हो या फेल, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं कि आपको उसकी जरूरत है तो अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आने लगती है कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, और ये थिंकिंग कई बार दुख की वजह बन जाती है। और अगर उसे पा लिया तो एक और नई चीज की जरूरत महसूस होने लगती है और सच्ची खुशी को एक्सपीरियंस करने के बजाय फिर हम अगली चीज के पीछे लग जाएंगे। क्या आपने किसी बच्चे को ये मानते हुए देखा है कि वो लायक नहीं है? किसी भी बच्चे को अपने बालों, आंखों या स्किन के कलर की वजह से इंफीरियर फील करते हुए नहीं देखा होगा। इसका मतलब ये है, जब तक आप सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशल ब्रेन वॉशिंग ने आपको ये समझाने की बहुत कोशिश की है कि आप इनफ नहीं है। कंपनीज आपको वो चीज कैसे बेच सकती है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, अगर वो पहले ही आपको भरोसा नहीं दिलाते कि ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है। स्कूल और कॉलेजेस आपको कड़ी मेहनत करने और कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, अगर वो पहले आपको ये भरोसा नहीं दिलाते हैं कि वहां जाने लायक कुछ है। कोई दूसरों को ये भरोसा दिलाए बिना ऑनलाइन सोशल स्टेटस कैसे बना सकता है कि उनकी लाइफ उन चीजों से भरी है जो आपके पास नहीं है, और आपकी लाइफ भी वैसी होनी चाहिए। ये खुशी के ग्रेट सीक्रेट में से एक है कि हमें वो सब कुछ पाने के लायक बनने की कोशिश बंद करनी होगी जिसे हम पाना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। सोशल मीडिया खुश रहने में हमारी हेल्प नहीं करता, ये एक बैटल ग्राउंड की तरह है। इसमें अपना स्टेटस बनाने के पर्पस से करोड़ों लोग शो ऑफ करने वाली पोस्ट के साथ आपको वो चीजें जैसे पैसे,
नॉलेज, पॉपुलैरिटी और ब्यूटी को दिखाते हैं जो आपके पास नहीं है। और एल्गोरिथम ऐसे लोगों के फेवर में काम करता है। इसलिए अगर आप बिस्तर पर नूडल खाते हुए नॉर्मल कपड़ों में एक सेल्फी पोस्ट करते हैं तो आपको एल्गोरिथम से बहुत कम लाइक, रीच, कमेंट और फॉलोअर्स मिलेंगे। जबकि अगर आप मालदीव्स के बीच पर डिजाइनर कपड़े पहनकर फिट दिखते हुए एक सेल्फी पोस्ट करते हैं तो एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा। जो लोग इसके इन्फ्लुएंस में ऐसा करते हैं वो स्टेटस गेम खेल रहे हैं। और इस गेम की रियलिटी ये है कि एक जीरो सम गेम है, क्योंकि जीरो सम वाले गेम में आप सिर्फ किसी दूसरे इंसान से ही कुछ हासिल करके ही कुछ हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने वाले गेम्स में लोग दुनिया को ये साबित करके सोशल अप्रूवल ले रहे हैं कि वो बाकी सभी के कंपैरिजन में बेहतर, अमीर, इंटेलिजेंट, ज्यादा सक्सेसफुल और सुंदर हैं। अपने इस ऑनलाइन प्रेजेंस से वो आप सभी को इसके लिए मेंटली तैयार कर रहे हैं कि आपको भी इसे करना चाहिए, भले ही आपको इसकी जरूरत ना हो, जिससे आप अनजाने में अपने आप को उनसे कम या इंफीरियर समझने लगेंगे। इसलिए अपने आप को इनफ माने और इस इनफ फीलिंग के साथ आगे बढ़े। अब आपको कंपैरिजन करना बंद करना होगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल नॉर्टन ने खुशी और पैसे के बीच रिलेशन को स्टडी करने के लिए कम से कम $1 मिलियन की नेटवर्थ वाले 2000 से ज्यादा लोगों से पूछा कि 1 से 10 की रेटिंग पर वो कितने खुश थे। और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि 10 तक पहुंचने के लिए उन्हें और कितने अमाउंट की जरूरत होगी। हर किसी ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से खुश रहने के लिए अभी के कंपैरिजन में 2 या 3 गुना ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। यानी कि 1 मिलियन वाले सोचते हैं कि पूरी तरह से खुश रहने के लिए उन्हें 2 से 3 मिलियन की जरूरत होगी, और $10 मिलियन वाले सोचते हैं कि उन्हें खुश रहने के लिए 20 से 30 मिलियन की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप पूरी लाइफ ये भरोसा करते हुए चलते हैं कि खुशी आपके फ्यूचर में कहीं है, तो ये हमेशा आपके फ्यूचर में ही रहेगी। ये कभी भी वहां नहीं मिलेगी जहां आप अभी हैं। यानी कि आप आज में खुश नहीं रह सकते। आजकल सोशल मीडिया के दौर में इस आइडिया पर भरोसा करने के लिए हमें तेजी से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जैसे ऑनलाइन कोर्स सेलर, मोटिवेशनल स्पीकर और मार्केटिंग एजेंट्स हमारे दिमाग में ऐसी बातें भरते रहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे आप खुश रह सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसका रीजन है दिखावा। जबकि दुनिया के सच में जो अमीर लोग हैं वो इन सब चीजों से ज्यादा अपनी असली खुशी और काम पर ध्यान देते हैं। ये चीजें अपने आप उनके पास आ जाती हैं। जैसे वॉरेन बफे अपनी कंपनी बर्कशायर में जॉब करने वाले कई एम्प्लॉयज से सस्ते उनके 40 साल पुराने घर में रहते हैं। रियलिटी में अगर वो चाहें तो जितने चाहे उतने महंगे घर खरीद सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? इसके एग्जैक्ट रीजन को समझने के लिए हमें मैस्लो पिरामिड को समझना होगा। ये पिरामिड कहता है कि हर इंसान की 5 बेसिक जरूरतें होती हैं। इसमें सबसे पहली जरूरत है साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि हमारी बेसिक नीड्स, जिसमें हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए और नींद चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल नीड्स है, यानी कि ये तो हम सबको चाहिए ही चाहिए। अगर हम में से किसी की भी ये नीड पूरी नहीं होती है तो हम किसी को पैसे डोनेट नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे। इवन कि अगर ये काफी टाइम तक नीड्स पूरी नहीं होती हैं, हम किसी को मार भी सकते हैं। जब हमारी ये बेसिक जरूरतें कंप्लीट हो जाती हैं, तब हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट सेफ्टी नीड्स की, यानी कि जब एक बार में खाना, पानी और नींद मिल जाती है तो उसके बाद हमें सेफ्टी चाहिए। हमें पैसे चाहिए कि आगे की लाइफ में हम सिक्योर रहेंगे। हमें घर चाहिए ताकि हमें वहाँ पर सेफ फील हो। जब हम सिक्योर फील कर लेते हैं, सिर्फ तभी हम नेक्स्ट लेवल पर आ सकते हैं, जो कि है लव एंड बिलोंगिंग। यानी कि अब हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे साथ वाले हमें प्यार करें, हम किसी ग्रुप का हिस्सा बने। जब हमारी ये नीड भी पूरी हो जाती है तो इसके बाद हमें चाहिए एस्टीम, यानी कि स्टेटस। हमें साथ वाले लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए। जब हमारी स्टेटस वाली नीड भी पूरी हो जाती है तो इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस वक्त हम अपने बेस्ट में होते हैं। अब हम एक्चुअल में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, डोनेशन दे सकते हैं या फिर फ्लो स्टेट में जाके अपना बेस्ट काम कर सकते हैं। अब हम किसी नीड के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम उस काम में खुद को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा थे। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, लेकिन उन्होंने काफी पैसे डोनेट कर दिए और 20 सालों तक किसी को पता नहीं चला कितने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स कौन बनवा रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि JRD टाटा ने भी कुछ परसेंट अपने और अपनी फैमिली के लिए रखा था। यानी कि वो मैस्लो पिरामिड की जो बॉटम 4 नीड्स हैं वो अपने और अपनी फैमिली के लिए पूरा रखना चाहते थे। और क्योंकि वो मैस्लो पिरामिड के सबसे ऊपर वाले स्टेटस में थे, इसलिए उन्होंने खुद को एक्सप्रेस किया डोनेशन देके, क्योंकि वो ऐसे ही इंसान थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में भी इंसान तभी रह पाता है जब तक नीचे वाली सारी नीड पूरी हो रही हो। अगर इनमें से कोई भी नीचे वाला स्टेप टूट जाता है, एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़पति रोड पर आ जाता है, तो वो सबसे पहले अपना खाना ढूंढेगा, ना कि औरों की हेल्प करेगा। अब आपको ये समझना होगा कि ग्रेटफुल रहना कितना जरूरी है। इयान चैपलिन के किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि ग्रैटिट्यूड डायरी रखने से बिना जरूरत के लग्जरी सामान खरीदने के डिजायर में कमी आती है और डोनेशन करने में 60% की ग्रोथ होती है। यानी कि हम बिना वजह की लग्जरी चीजों को इकट्ठा करने से बचते हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए अपने पैसे खर्च करने की कोशिश करते हैं। जब आप इस बारे में सोचेंगे कि हमने 2020 के ग्लोबल कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान क्या देखा, तो ये काफी हद तक समझ में आता है। इसने न सिर्फ हमें अपने पैसों को सेव करने पर मजबूर कर दिया और हमें अपनी लग्जरी चीजें दिखाने से रुका, बल्कि हमें से कई लोगों को ना चाहते हुए भी अपने से खराब लाइफस्टाइल वाले लोगों को देखकर अपनी अच्छी लाइफ के लिए थैंकफुल बनाया।
हम अपनी फैमिली के लिए पहले से कहीं ज्यादा थैंकफुल हो गए और डिजाइनर सामानों की सेल्स में गिरावट आई। थ्रेडअप की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में जितने लोगों ने अपना ना यूज होने वाला सेकंड हैंड लग्जरी सामान सेल किया था, उसका 50% सिर्फ 1 साल में ही सेल कर दिया। ग्रैटिट्यूड के बारे में की गई दूसरी स्टडी में पता चलता है कि ग्रैटिट्यूड डायरी, जिसमें आप रोज कम से कम 10 उन चीजों को लिखते हैं जो आपके पास हैं, ये हेल्दी और हैप्पी फीलिंग को बढ़ाती हैं और नेगेटिव फीलिंग को खत्म कर देती हैं। दिन में 1 बार से लेकर हफ्ते में 1 बार कभी भी ग्रैटिट्यूड डायरी लिखने से हमारे मूड पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसे मैंने भी पर्सनली फील किया है। कई बार मेरी ग्रैटिट्यूड डायरी लाइफ के चैलेंजेस से डील करने में मेरी हिम्मत को बढ़ाती है और मुझे फील करवाती है कि मैं इसका सामना करने के लिए अकेला ही काफी हूँ। एक्टिवली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है ताकि आप अपने दिमाग को तेजी से बदलती सोशल लाइफ और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से डील करके खुश रहने के लिए पहले से ही तैयार कर सकें। अब आपको अपनी सक्सेस की रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी। ऑफिस में एक बार ऑथर का एक दोस्त एडम आकर ये कहने लगा, यार उस कस्टमर ने टाइम से पेमेंट नहीं करके मुझे परेशान कर रखा है। जब भी कोई इससे पूछता है कि उदास क्यों हो, तो वो एक हारे हुए इंसान की तरह कहता है, कस्टमर ने टाइम से पेमेंट नहीं की है इसलिए मैं लो फील कर रहा हूँ। इस सेंटेंस की किसी एक्स इंसान ने मुझे जी रीजन के कारण वाई बनाया। इससे हम सभी फेमिलियर हैं। जैसे यहाँ एडम एक्स यानी कि कस्टमर के जी पेमेंट ना करने के कारण वाई दुखी हो रहा था कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो उसका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। वो अगले हफ्ते जो छुट्टियां लेना चाहता है वो कैंसिल हो सकती हैं, जिससे उसकी वाइफ नाराज हो जाएगी और उसका रिलेशन खराब हो सकता है। ऑथर ने एडम से उन कस्टमर की लिस्ट मांगी जिनसे पेमेंट लेना बाकी था। सभी के इनवॉइसेस पर एक चीज देखकर वो हैरान रह गए। एडम ने उनमें से किसी पर भी पेमेंट डेट को हाईलाइट नहीं किया था। इनवॉइस पर कंपनी की कोई अच्छी तरह से ब्रांडिंग नहीं थी और कैजुअल टेम्पलेट और फॉन्ट का यूज करके पेमेंट लेटर को लिखा गया था। इसकी वजह से एडम एक प्रोफेशनल पर्सन नहीं लग रहा था, इसलिए कस्टमर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जब ऑथर ने एडम के साथ मिलकर उसके इनवॉइस टेम्पलेट में पेमेंट अमाउंट और डेट को हाईलाइट किया, साफ सुथरे टेम्पलेट और फॉन्ट का यूज किया और देर से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्जेस को हाईलाइट करके एक प्रोफेशनल इनवॉइस बनाई, तो इसका काफी पॉजिटिव असर हुआ। 3 महीने के अंदर ही एडम के 90% से ज्यादा कस्टमर ने टाइम से अपनी पेमेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह जब हम किसी चीज को लेकर गुस्सा होते हैं तो इस तरह सोचने लगते हैं कि इस बात ने मुझे गुस्सा दिलाया, इससे हम नॉर्मली पहले से ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जबकि अगर आप कहते हैं कि मैंने एक चीज के कारण गुस्सा किया, तो आपको कम गुस्सा आएगा, क्योंकि आपका इमोशनल रिस्पांस काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अपने इमोशनल रिस्पांसेस पर कंट्रोल रखने का मतलब है कि आप फैक्ट और क्लैरिटी के साथ सोच सकते हैं, रिस्पांस दे सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं और लॉजिकल थिंकिंग सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए काफी मायने रखती है। इसलिए आप सक्सेस की तरफ बढ़ते रहेंगे। ऑथर कई मिलियनेयर से मिलते हैं जो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और लाइफ में बहुत खुश हैं। उन सभी में जिम्मेदारी लेने की आदत कॉमन है। पिछले महीने हमने कुछ सब्सक्राइबर के साथ गेट टुगेदर किया था। उसमें से 100 से भी ज्यादा लोगों ने बताया कि जब वो जिम्मेदारी लेने से दूर भागते हैं तब एक टाइम के बाद दुखी हो जाते हैं। वहीं जब उन्होंने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ली है तब अच्छे पैसे कमाए हैं और लाइफ की असली खुशी को एक्सपीरियंस किया है। अगर आप मानते हैं कि अपनी किस्मत की चाबियां आपके पास हैं, तो जरूरत पड़ने पर अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए आप वो सब कुछ करेंगे जिससे सिचुएशन आपके मुताबिक हो सके। दूसरी तरफ अगर आप मानते हैं कि रिजल्ट आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो एडम की तरह आपके बदलाव के डायरेक्शन में काम करने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। इसलिए जिम्मेदारी लें और बदलाव के लिए जो कर सकते हैं वो करें। अपनी इंडस्ट्री की टॉप 5 स्किल के मास्टर बने। ऑथर के एक दोस्त हैं सिसिल बीटन, जिन्हें यूके के फेमस फोटोग्राफर में से एक माना जाता है। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उनके काम के बारे में जानते होंगे। उनके पास लंदन में एक बहुत बड़ा 4 फ्लोर का स्टूडियो है और उन्होंने पर्सनली क्वीन, बराक ओबामा, मैडोना, केट मॉस और इस तरह के फेमस लोगों की फोटो क्लिक की है। लेकिन जब आप उनकी टेक्निकल फोटोग्राफी नॉलेज, उनकी बिजनेस स्किल, ब्रांडिंग स्किल, उनकी मार्केटिंग स्किल और सोशल मीडिया स्किल को देखेंगे, तो इनमें से किसी भी इंडिविजुअल स्किल में वो दुनिया में सबसे अच्छे नहीं है। बस वो इन सभी स्किल में टॉप 20% लोगों में से एक है। ऑथर के एक और दोस्त हैं अक्षय। वो कहते हैं, जब भी मैं उसकी फोटोज देखता हूँ मुझे लगता है कि वो सच में सिसिल बीटन से अच्छा फोटोग्राफर है। उसे सिसिल से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त उसके कंपैरिजन में इतने कम पैसे इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो बाकी सभी चीजों में अच्छा नहीं है। जब तक मैं अपनी फील्ड के टॉप लोगों से नहीं मिला था, तब तक मैं सोचता था कि अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट बनने के लिए मुझे इस एक इंडिविजुअल स्किल में दुनिया में सबसे अच्छा बनना होगा। मैं सोचता था कि अगर मैं दुनिया में सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो मुझे बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, या अगर मैं दुनिया का सबसे अच्छा शेफ बनना चाहता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा खाना बनाने की जरूरत है। लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री में टॉप लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत था और इस एहसास ने मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के डायरेक्शन और करियर पर काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचने के लिए जरूरी स्किल सेट बनाते टाइम डिमांडिंग स्किल का एक ऐसा सेट डेवलप करें जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग दिखा सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप
आप ग्राफिक डिजाइन में टॉप 5% में आना चाहते हैं तो मोशन डिजाइन में टॉप 5% में आना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर डिजाइनर इसमें अच्छे हैं। आपको ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी जो ना सिर्फ एक साथ काम करे बल्कि इतनी डिफरेंट भी हो कि आपको यूनिक बना सके और दूसरे उन्हें आसानी से सीख ना सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक ऐप बनाना चाहते हैं तो कोडिंग सीखने के साथ ही पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, सेल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने पर ध्यान दें। इन स्किल सेट से आप कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, लोगों को हायर करके उन्हें अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं और अच्छी मैनेजमेंट स्किल से अपनी कंपनी चला सकते हैं। ये सभी स्किल्स ज्यादातर कोडर्स को नहीं आती होंगी, इसलिए आप यूनिक बने रहेंगे। कई बर्गर वाले बर्गर किंग से अच्छा बर्गर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बर्गर किंग कंपनी उनसे ज्यादा पैसे कमा रही है। इसका सिंपल रीजन यही है कि दूसरे लोग सिर्फ बर्गर बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि बर्गर किंग कंपनी अपनी इंडस्ट्री की टॉप 5-6 डिमांडिंग स्किल्स जैसे टेस्टी बर्गर, अलग अलग वैरायटी के बर्गर, सिटिंग अरेंजमेंट, अच्छी सर्विस और फास्ट मेकिंग में टॉप 20% में से एक है। कई लोग एक अलग स्किल इसलिए सीखना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। जैसे साइकोलॉजिस्ट की तैयारी करने वाले बच्चे पब्लिक स्पीकिंग से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें साइकोलॉजिस्ट बनने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसकी बजाय वो अपनी इंडस्ट्री में लोगों के पास पहले से अवेलेबल स्किल को देखते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने पर ध्यान देते हैं। उनकी यूनिवर्सिटी इन स्किल्स को सिखाती है और इंडस्ट्री में जॉब पर बार बार इन स्किल्स का यूज करने से उनका काम इन स्किल्स को मजबूत करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनके अंदर पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल, नॉर्मल और कम वैल्यू वाला स्किल सेट तैयार होता है। ऐसा स्किल सेट जो दूसरों में भी आसानी से मिल जाता है, इसलिए उन्हें कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। ऑथर के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर जो स्किल उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनकी सोशल मीडिया स्किल, पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स स्किल। ये ऐसी स्किल्स हैं जो दूसरे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीईओ के पास नहीं थी। उस टाइम उनकी इंडस्ट्री में कोई भी दूसरा एंटरप्रेन्योर अपने लिए एक सोशल मीडिया ऑडियंस बनाने के बारे में नहीं जानता था। ऑथर ने इसका फायदा उठाया और आज 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और इफेक्टिव स्पीकिंग के साथ वो अपनी आवाज उनकी इंडस्ट्री के दूसरे सभी ऑथर से ज्यादा सुनाने में कैपेबल थे, इसलिए जल्दी टॉप पर पहुंच गए। क्योंकि जब हमारे पास अपनी बात या प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की स्किल होती है तो हम जल्दी टॉप पर पहुंच सकते हैं। इस यूनिक, परफेक्ट और वैल्यूएबल स्किल को बनाने के लिए आपको इन सवालों का जवाब जानना होगा। अभी आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं? आपकी इंडस्ट्री में लोगों के पास नॉर्मली कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? ये देखते हुए कि ज्यादातर लोगों के पास ये स्किल हैं, आप कौन सी नई स्किल सीख सकते हैं जो आपको अपनी इंडस्ट्री में दूसरों से आगे बढ़त दिलाएंगी। अब आपको ना कहने में मास्टर बनना होगा। हैप्पी मिलियनेयर की तरह इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी देना और उन पर फोकस करना जरूरी है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि अभी किसे प्रायोरिटी देनी है और किस पर फोकस करना है? इस सवाल का जवाब आपकी अपनी वैल्यू में छुपा है। इसकी शुरुआत उन चीजों, पर्पस और गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर होकर करें जिन्हें आप दूसरी सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? बस ध्यान रखें कि ये मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। इसके लिए लगातार ये क्लियर करें कि वो चीजें आपके लिए क्यों मायने रखती हैं। ये वैल्यूज आपके लिए एक स्किल में मास्टर बनना हो सकता है, सोसाइटी में दिखाई देने वाली कमियों को ठीक करना, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाना, अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखना, दुनिया घूमना या कुछ क्रिएटिव बनाना हो सकता है। और ऐसा आप इन रीजन से कर सकते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, अपने पैशन में आगे बढ़ने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। इस तरह आपकी लाइफ की जो भी वैल्यूज हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए अभी डिसीजन लें और जिन चीजों को आप इंपॉर्टेंस देते हैं उन्हें किसी और इंसान को भी कम या मीनिंगलेस ना समझने दें। ऐसा आप तब आसानी से कर सकते हैं जब आपके पास इनर वैल्यू की क्लियर डेफिनेशन हो, ताकि बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस आपको भटका ना सके। रियल लाइफ में अपनी वैल्यूज को समझने का एक और तरीका ये है कि आप खुद से पूछें, मैं जिस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ वो अपना टाइम कैसे बिताएगा, या जिस तरह का इंसान मैं बनना चाहता हूँ वो अभी सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेता। उन चीजों के लिए हाँ कहना आसान है जिन्हें हम सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं या फील करते हैं कि हमें करना चाहिए, लेकिन जब आपकी एनर्जी लिमिटेड हो, जैसे कि आपका टाइम, तो अपनी खर्च करने की आदतों पर बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस टाइम आपको बजट बनाने, जरूरी खर्चों को पहले प्रायोरिटी देने और पहले सेविंग करने पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपनी जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके। इस तरह एक बार जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, तो आपको लगातार उन वैल्यूज को आज, इसी पल और अभी अपने डिसीजन में बदलना होगा, ताकि आप ऐसे एक्शन ले सकें जो आपको एक खुश और रिच लाइफस्टाइल की तरफ ले जाएंगे। अब आपको दुनिया के 8th वंडर को यूज करना होगा। दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने बर्कशायर हाथवे में सीईओ की पोजीशन पर अपने 52 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसों को लगभग 2 मिलियन % का रिटर्न दिलवाया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1965 में बर्कशायर हाथवे में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उन शेयर की कीमत 616 करोड़ होती। जब वॉरेन बफे से उनकी इन्वेस्टिंग सक्सेस के पीछे सबसे पावरफुल रीजन को पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कंपाउंड इंटरेस्ट को इसकी वजह बताया। वो सालों से ये बताते आ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिसने उन्हें बिलियनर बनाया।
आई होप आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर के बारे में पहले सुना होगा। आपने इसके बारे में कई बार सुना है, तो इस बार अलग क्या है? ऑनेस्टली से कहूं तो जब तक मैं आपको इसको सीरियसली लेने के लिए कन्विंस ना कर लूं तब तो कुछ भी नहीं है। और अगर मैं ऐसा कर सकूं तो यकीन मानिए आपकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। फाइनेंशियल टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा कमाया है उसे निकालने की बजाय आप इसे इन्वेस्टेड ही रहने दें और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट को फिर से इन्वेस्ट कर दें। ये सुनने में बहुत आसान लगता है और इसलिए ऐसा लगता है कि इससे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन टाइम के साथ यही इनविजिबल पावर है जो सभी डिफरेंस क्रिएट करती है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पावरफुल है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा यानी कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। और ये भी कहा है जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, जो नहीं समझता है इसके लिए पे करता है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप जाने अनजाने में इसके लिए पे कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी हैप्पी सक्सेस मिलियनेयर की बुक समरी। आइए इसके इंपॉर्टेंट लेसन्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको उनको इम्प्लीमेंट करना हमेशा याद रहे। खुशी की शुरुआत सेल्फ वर्थ से होती है, इसलिए ये माने कि आपके पास जो है वो इनफ है। कंपैरिजन छोड़ें और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में जीने की कोशिश करें। जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। सिर्फ एक स्किल में दुनिया का बेस्ट इंसान बनने की बजाय अपनी इंडस्ट्री की टॉप 5% डिमांडिंग स्किल में टॉप 20% में आने से आप यूनिक और इररिप्लेसेबल बन जाएंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसे ना कहने की आदत डालें। मिलियनेयर बनने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बुक की समरी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप हर हफ्ते 2 नई बुक समरी को एंजॉय कर सकें और कुछ न कुछ नया हर बार सीख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।